सिकल सेल एनीमिया इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिकल सेल का मतलब सबसे पहले याद रखना कि नॉर्मली जो हमारे आरबीसी का शेप होगा ये कुछ इस तरह से होता है, दैट इज बाय कॉनकेव, बाय कॉनकेव। क्लियर है? और जो सिकल सेल का मतलब क्या होगा, सिकल शेप का मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं हसियाकार। ऐसा गांव में घास काटने वाला हसिया होता ना, ये इस शेप का। तो इससे पहले तो शेप जान लिए कि ये जो शेप है इसको हम सिकल शेप कहेंगे। और दूसरा ये याद रखना है कि जो आरबीसी है, पहला क्वेश्चन जो सेल में आपने पढ़ा था कि व्हाई इट इज ई न्यूक्लिएटेड, क्यों इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो यहाँ न्यूक्लियस इसलिए नहीं होगा दैट दे कैन कंटेन मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, इसलिए इनका शेप होगा बाइकॉनकेव। अगर बाइकॉनकेव के अलावा अगर ये सिकल शेप के होंगे तो इनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेबिलिटी और कम हो जाएगी और घट जाएगी। ठीक, तो इसीलिए ये डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आ जाएगा और यहाँ पर उस पर्सन को प्रॉब्लम होती है। सिकल सेल पहला क्वेश्चन जो इससे पूछा जाएगा वो याद ये रखना है कि ये जो बीमारी है ये है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और यहाँ पर ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में तब आती है जब दोनों कैरियर हों। तो 3 कॉम्बिनेशन है जीनोटाइप के अकॉर्डिंग। आपके जो एनसीईआरटी है उसमें बकायदा यह लिखा हुआ है कि अगर होमोजाइगस कंडीशन में दोनों रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट होंगे देन ये डिजीज अपीयर होगी। तो टोटल 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं इनके, एक कैरियर के, एक नॉर्मल के और एक डिजीज्ड के। तो पहले हम बात करते हैं नॉर्मल की। तो यहाँ पर अगर HbA ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, एक HbA फीमेल से एक HbA मेल से, या वाइस वर्सा भी ट्रू होगा, तो इस कॉम्बिनेशन में हम देखेंगे कि जो इंडिविजुअल होंगे ये नॉर्मल होंगे। बात समझ में आ गई? नॉर्मल होंगे, नॉर्मल इंडिविजुअल। अगर कॉम्बिनेशन HbA-HbS हुआ तो ये नॉर्मल ना हो करके कैरियर। और अगर कॉम्बिनेशन HbS ये वाला हुआ, ठीक, तो ही हम इनको डिजीज्ड मानेंगे, तो ही हम इनको डिजीज्ड मानेंगे। अब जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा कि ये डिजीज क्यों है, तो दिस डिजीज या दिस डिफेक्ट is due to म्यूटेशन ऑफ जीन। इसीलिए म्यूटेशन के उस से पैराग्राफ में सिकल सेल का भी डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी। तो दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ जीन कंट्रोलिंग बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये लाइन पूरी तरह से याद रखना, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दिस डिफेक्ट इज ड्यूरेशन ऑफ जीन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। क्लियर है? अब जो दूसरी लाइन याद रखनी है उसमें पूरा डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बनाया हुआ है जिसमें ग्लूटामिक एसिड को वैलिन से रिप्लेस होता दिखाया है 6th पोजीशन पे। और क्या चेंज आ रहा है वो आगे देखो। इसको मैं मिटा रहा हूं, अगर स्नैपशॉट लेना है तो ले लो फटाफट। इसमें म्यूटेशन कैसे हो रहा है, क्या इसके अंदर कॉज हो रहा है जिससे इनका चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो इसमें आगे देखो, इस बीमारी के अंदर हम ये कहते हैं कि द म्यूटेटेड जीन
the mutated gene is known as HBS that causes one change in amino acid sequence of beta chain. और क्या चेंज? it replaces glutamic acid. it replaces किसको? ग्लूटामिक एसिड, GLU लिखा हुआ है 6th पोजीशन पे, ग्लूटामिक एसिड जो कि प्रेजेंट एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन बाय अमीनो एसिड दैट इज वैलीन। ठीक, वैलीन। यहाँ वैलीन के लिए जो है वो है GUG, और जो ग्लूटामिक एसिड के लिए था वो था GAG। तो अब देखो GAG से केवल GUG हुआ है, इसीलिए इसको पॉइंट म्यूटेशन के अंदर हमने पढ़ा भी था। GAG से ये सीक्वेंस GUG हुआ, और इनकी जो पोजीशंस थी वो क्या है? 6th पोजीशन है, 6th पोजीशन। तो 6th पोजीशन GAG से GUG हुआ, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो गया किससे? वैलीन से। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलीन। और यहाँ पर अब होगा क्या, ये देखो, यहाँ पर जो लाइन है इंपॉर्टेंट, उसको कैसे पढ़ेंगे? द म्यूटेंट एलील, म्यूटेंट हीमोग्लोबिन molecule undergoes polymerization under low oxygen tension, causing the change in shape of RBC from biconcave to sickle shape। पूरी कहानी अब समझ में आ गई? अरे बोलो, प्लीज रेज योर हैंड। यस सर, यस। बाकी दिव्यम और गौरव, ये आप लोग दिख क्यों नहीं रहे हो? ठीक, चलो नेक्स्ट जो डिसऑर्डर हम बात करेंगे वो होगा फिनाइल कीटोनूरिया। सिर्फ एनसीईआरटी में जो गिवन डिसऑर्डर्स हैं उनको हमें ध्यान से पढ़ना है। कुछ एक डिसऑर्डर उसमें दिए हुए हैं जिनसे ऑलरेडी पहले क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो दिए हुए हैं, लेकिन अब ये मान सकते हो कि उनसे क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। चलो हिंदी में सुन लो इस बात को, जो लिखा है अंग्रेजी में देखो। इसमें ये लिखा है बेटा, द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगोज पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी। देखो मैंने पहले आपको बोला था कि यहाँ पर क्या है, जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है इनका पॉलीमराइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, जिससे इनका साइज, जो आकार है वो मेनली बदल जाएगा। पहले ये बाइकॉन्वेक्स थे, अब ये हसियाकार हो चुके हैं, जिससे इनमें ऑक्सीजन टेंशन बढ़ जाती है, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो ये बीमारी होती है और ये जानलेवा भी हो सकती है। बात समझ में आ गई? गजला कुछ और लाइंस हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं?
चलो मैं एक बार इसको और डिटेल में बताता हूँ। सिकल सेल एनीमिया के अंदर याद जो रखना है कि ये जो बीमारी है ना, सिकल लिंग सूत्री अप्रभावी विकार है। इसमें आरबीसी हसियाकार हो जाती है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, प्रभावित व्यक्ति की युवावस्था में ही मृत्यु हो जाती है, ऐसा आपके मॉड्यूल में लिखा भी है। और इस लक्षण के अन्य विषम युग्मनी में सामान्य लक्षण रूप होते हैं तथा ये दीर्घ जीवित होते हैं। बात समझ में आ गई? देखो 3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली बात कि ये जो बीमारी है सिकल सेल, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है जिसमें बाय कॉन्वेक्स शेप से सिकल शेप हो जाएगा। और तीसरी जो बात याद रखनी है कि जो डिजीज्ड कंडीशन है वो HbS जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी डिजीज होगा, अदरवाइज वो नॉर्मल या कैरियर होंगे। तो सारी बातें क्लियर हो गई? हाँ जी गजला जी, अब समझ में आ गया आपको? अब आया समझ में? रुको तुम्हें अनम्यूट करता हूं मैं। हाँ जी बेटा, आ गया ना समझ में? हाँ सर आ गया। चलो सर आगे आप जब बढ़ो। लाइन बोलो ना पूरी पूरी, तब हाँ उनका हिंदी में भी बोल दिया करो। ठीक 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 है बेटा, ठीक है। अब देखो, ये अब देखो जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है फिनाइल क्यूटोनोरिया। फिनाइल क्यूटोनोरिया, एक सेकंड। देखो देखो फिनाइल क्यूटोन्यूरिया में क्या होगा, पहला लाइन याद रखना है कि ये क्या है, इनबॉर्न एरर है, मतलब बाद में नहीं। वैसे तो जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं सब बाय बर्थ ही होंगे, यहाँ पर इनको कहेंगे कि ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म के प्रॉब्लम की वजह से ये होगा। और इसको भी हम ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट कहते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। और यहाँ पर होता क्या है कि जिस भी पर्सन के अंदर ये डिजीज होगा उनके अंदर एक एंजाइम की सिंथेसिस नहीं होती है। द पर्सन लैक्स अ लिवर एंजाइम, द पर्सन लैक अ लिवर एंजाइम विच कन्वर्ट phenyl which convert phenylalanine को वो एंजाइम कन्वर्ट करता है टायरोसिन के अंदर। वो जो फिनाइलएलेनिन है उनको कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। एंजाइम का नाम भी याद रख सकते हो, वैसे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी नॉलेज के लिए लिख लो। इसको कहते हैं फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज which converts phenylalanine into tyrosine। इस पूरे बीमारी में हुआ क्या कि ये जन्मजात मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में जो एंजाइम है जो लिवर में बनेगा फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज, इनका सिंथेसिस नहीं होता है जो फिनाइलएलेनिन को टायरोसिन में बदल दे। तो अब क्या होगा, इसके अंदर जो फिनाइलएलेनिन है अब वो टायरोसिन में ना चेंज हो करके फिनाइलएलेनिन ये कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड। ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फिनाइल
पायरुविक एसिड के अंदर, फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर, और एक्यूमुलेट हो जाएगा ब्रेन के अंदर। वैसे और भी जगह एक्यूमुलेट होगा, लेकिन मेनली अगर ब्रेन के अंदर होता है तो मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है। एक्यूमुलेशन अगर ब्रेन में हो गया तो जान ही रहे हो इंसान का क्या होगा फिर, रिजल्ट्स इनटू मेंटल रिटार्डेशन तक हो सकता है। अब देखो फिर से कुछ भी याद नहीं रखना है, केवल 3 बात याद रखनी है। पहली बात कि ये इनबॉर्न डिसऑर्डर है ड्यू टू प्रॉब्लम इन मेटाबॉलिज्म की वजह से है। दूसरा, ये बीमारी ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की वजह से हो रहा है, जिसके अंदर लिवर के अंदर ये एंजाइम बनता है फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जो ना बनेगा उसकी वजह से जो फिनाइलएलेनिन है जो टायरोसिन में कन्वर्ट हो रहा था, वो अब टायरोसिन में कन्वर्ट ना हो करके फिनाइल पायरुविक एसिड बना रहा है, और इनका जगह जगह पे एक्युमुलेशन होगा, और ब्रेन में एक्युमुलेट होने के बाद ये उस पर्सन को कर देते हैं दिमाग से पैदल, मेंटल रिटार्डेशन कॉज करेंगे। बात समझ में आ गई? तो अब जितने भी डिसऑर्डर आपकी एनसीईआरटी में गिवन थे वो सारे आपको याद हुए या नहीं हुए, पहले बताओ, फिर आगे पढ़ेंगे। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ जी, सारे याद हुए? पहले हमने डिस्कस किया था क्रोमोसोम, हमने बात करा था डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम की। फिर हमने बात की इस मेंडेलियन डिसऑर्डर की। मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर हमने बात करी थी हीमोफीलिया की, कलर ब्लाइंडनेस की, सिकल सेल एनीमिया की और फिनाइल कीटोनूरिया की। ये जितनी बातें आपको बताई गई हैं उन सब को याद रखना। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखना है वो ये है कि एनसीईआरटी के पेज में जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दे रखा है वहां पर 2 डायग्राम बना है। एक छोटे से बच्चे का डायग्राम बना है, ठीक? तो आपसे इस बच्चे का डायग्राम दे करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये क्या शो कर रहा है। में याद रखना कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज ये सिंबल बना है, उस पे अगर ऑप्शन दे करके क्वेश्चन पूछते हैं तो आप सब बता सको कि या तो ये डायग्राम देके पूछेंगे कौन सी बीमारी है, या बीमारी देके पूछेंगे कि यार ये जो डायग्राम है ये किस बीमारी से रिलेटेड है। तो ये जो छोटे से बच्चे का डायग्राम है इसको पूरा देख लेना, इसमें जो भी ऑप्शंस गिवन हैं, मतलब जो भी इनकी लेबलिंग हुई है उनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और जो दूसरा डायग्राम है जो हमें समझ में नहीं आता है, जो दूसरा डायग्राम है जो हमें समझ में नहीं आता है, वो एक्चुअल में हमें समझाना ये चाहता है कि जो 21 क्रोमोसोम है, इस पूरे ये जो डायग्राम दिया गया है, ये जिसमें क्रोमोसोम्स बनाए हैं, क्या किसी सबको ये समझ में आता है ये क्या बताना चाह रहा है? अरे बोलो। यस सर। क्या बताना चाह रहा है बेटा दिव्यम जी? देखो, पहली बात तो ये एनसीईआरटी में डायग्राम समझ में आता ही नहीं क्योंकि क्लियर नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है, जब ऊपर से काउंटिंग करते हुए आप 21 पे पहुंचोगे, ऊपर से काउंटिंग करते हुए जब वहां 21 वाले पे पहुंचोगे तो वहां पर आप देखोगे कि 1 नहीं 2 नहीं 3 क्रोमोसोम्स बनाए गए हैं। बात समझ में आ गई? अरे दिख रहा है सबको, या बुक में आप बाद में भी देख लेना। सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि ये डायग्राम देख करके पूछते हैं कि ये किस, सॉरी कनेक्शन चला गया था, अब आ गए सब लोग? हाँ सर, हम तो यही है। मैं भी यही